everyone. This is Dr. Priyanka Sharma. Welcome to the session. Very, very important session. मेरे लिए बहुत special है because the person you can see with me, Chetali Sarkar, happens to be one of my very, very dear students. Chetali, पहले सबको hello, hi. So, hi Oh, students, hi all of the students, all the aspirants of UGC NET, CRF. yeah. So students जो चेताली है, she आपको ये सेशन में हम लोग ये इसलिए लेके आए हैं कि ताकि चेताली आप सबको गाइड कर पाए बिकॉज शी herself is a GRF and right now in Central University of Silchar चेताली जो है वो अपनी PhD कर रही है और हमारी पुरानी स्टूडेंट रह चुकी है मेरे लिए तो स्पेशल है और मैं इसका एग्जाम्पल अपने क्लासेस में भी देती रहती हूँ इसके बाहर भी हमारे कभी सेशंस होते हैं रिसोर्स सेशंस तो चेताली उनको ज्वाइन भी करती है सो शी इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल मैंने चूज किया दैट दिस गर्ल इज गोइंग टू बी अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ यू जो पीएचडी करना चाहते हैं जो इस प्रोसेस में हैं जो नेट का एग्जाम दे रहे हैं बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं ट्रस्ट यू मी शी इज गोइंग टू बी one smart person for all of you. So welcome formally to the session, Chetali. How are you Thank you, feeling? मैम। मैम वैसे तो अच्छा ही फील कर रही हूँ बट आपने इतना 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 भारी भरकम वर्ड बोला मेरे बारे में, पर उतना भी ज्यादा कुछ नहीं हूँ। ऐसे अदर्स जो एक्सपीरियंस है उन लोगों की तरह हूँ कि मेरे मेरे तरह बहुत सारे लोग भी हैं, बहुत सारे लोग हर साल में नेट जीआरएफ होता है तो उन लोगों का जीआरएफ क्लियर क्लियर होता है, पीएचडी में एडमिशन भी मिलता है। बट प्रोसेस एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, खुद को इस्टेब्लिश करना को कहीं भी जाके हम लोगों को अच्छा महसूस होता है कि हाँ, मेहनत किया तो हम लोगों का वो रिजल्ट मिला। पर आगे जाके भी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ काम बाकी है। अभी एक प्रोसेस में हूँ तो लगता है कि बहुत कुछ सीखने का अभी बाकी है। एक-एक आरएसी होता है तो लगता है कि अरे! ये क्या काम किया है तो सब गलत है और रेक्टिफाई करना पड़ता है। फिर एक जाके एक प्रोग्रेस तो ये जो प्रोसेस है ना, हम लोगों का प्रोसेस कोई ऐसा नहीं है कि एक लिमिटेशन है, इसमें जाके बंद हो जाता है। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, कंटीन्यूअस प्रोसेस है और हम लोग तो सब टीचर बनने के लिए आए हैं ना, तो टीचर का काम है कि हर एक दिन उन लोगों को मॉडिफाई करना है, खुद को डेवलप करना है कि सोसाइटी को कुछ देना है, ये हम लोगों का Yes. असली मुद्दा है। तो या सो बेसिकली अभी स्टूडेंट्स ये जो चेताली बात कर रही हैं आधों को तो समझ में भी नहीं आया होगा तो ये जो आरएससी के बारे में बात कर रही हैं जो भी इन्होंने बताया शी इज टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस दैट चेताली इज गोइंग थ्रू तभी मैंने आपको ये बोला है कि शी इज गोइंग टू बी अ परफेक्ट एग्जांपल बिकॉज हरसेल्फ बीइंग जेआरएफ शी हैज सीन द होल रोड मैप बाय हरसेल्फ एंड राइट नाउ शी इज इनटू इट तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल टुडे व्हाट शी इज डूइंग वो सभी स्टूडेंट्स जो जेआरएफ नेट क्रैक करना चाहते हैं या फिर क्रैक कर चुके हैं पीएचडी के लिए रिसर्च प्रपोजल्स बना रहे हैं क्या होगा आगे क्या करना है आपको रिजेक्शन हो जाती है देन ऑल्सो सो एवरीथिंग आई एम गोइंग टू आस्क देखो चेताली आई नो एवरीथिंग बट फॉर द स्टूडेंट्स यस मैम। यस मैम। और इसी को मैंने ऐसे ही बोल दिया, बाय द फ्लो बोल दिया, तो मुझे थोड़ा-सा डिस्क्राइब करना चाहता वैसे बहुत सारे लोग रिसर्च का प्रोसेस में भी है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं, उन लोगों को ना पीएचडी का एनरोलमेंट पहले ही हो गया है, उन लोगों को तो पता है आरईसी के बारे में कि क्या होता है आरईसी। राइट राइट अच्छा ठीक है तो अभी हम फॉर्मली शुरू करते हैं ठीक है तो अब मुझे आप ये बताओ चेताली कि आप व्हाट वाज दैट थिंग यू नो लाइफ में कि आपको लगा कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है और नेट जेआरएफ करना है उसके लिए अ, वैसे तो एकदम शुरू से मैं बताऊँ तो आई हैव 2 मास्टर्स डिग्री, वन इज़ फॉर हिस्ट्री and history is my mother subject. I have completed my masters in history. Then I have enrolled B.Ed program. Then when I decided to continue my M.Ed or pursue the M.Ed course, then in West Bengal, the NET, or you have to crack the West Bengal set to continue your teaching profession as a teacher educator in a BA training college. So that time I was decided that कहीं भी किसी भी हालत में मुझे नेट जीआरएफ क्लियर करना पड़ेगा। तो 2020 में मेरा एमएड कंप्लीट हुआ। तो उस टाइम पे मैंने नेट का फॉर्म नहीं भरा और नेट नहीं दिया। तो वैसे भी लॉकडाउन सब कुछ चलाया तो मुझे लगा कि अच्छा से प्रिपरेशन करके देना पड़ेगा। तो ऐसे देने से कुछ फ़ायदा नहीं। तो लॉकडाउन का टाइम ना मुझे हम लोगों को बहुत कुछ मिला भी, ऐसे तो हम लोग बहुत कुछ खो भी दिया।
तो बहुत कुछ मिला। तो हम लोगों का है ना मोबाइल फ़ोन, ये मोबाइल फ़ोन को हम लोग सिर्फ प्रोडक्टिव पर्पज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, वो आप लोगों का प्लेटफ़ॉर्म हम लोगों को दिखाया। एक दिन मैं मोबाइल स्क्रॉल करके क्योंकि मेरा डिसर्टेशन का काम चल रहा था, तो मैंने देखा कि आप पढ़ा रहे थे। तो मुझे लगा कि थ्रू आउट मुझे ना एक ऐसा लगा कि गाइडेंस का बहुत कमियाँ है कि कैसे मैं पढ़ाई शुरू करूँ। तो आप मुझे मिला मुझे पता मुझे मैं एकदम बोला था कि संडे का क्लास था और दोपहर का क्लास था फिलोसॉफी का, तो हम लोगों का प्रीवियस नॉलेज के बारे में हम अब चेक कर रहे थे कि क्वेश्चन पूछ के कि ये क्या है, वो क्या है, तो जो बेसिक थिंग्स है, वो चेक कर रहे थे हम लोगों का कैसा है। तो वो क्लास मैंने फॉलो किया फर्स्ट डे से। और ये आपने जो क्लास करने का आपका जो वो तरीका है कि अच्छे से कॉन्सेप्ट को डेवलप करो, क्योंकि बहुत सारा लोगों का ऐसा लगता है कि वो ना क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने से ज़्यादा टाइम देता है। वो हुँ, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर तो बहुत प्रीवियस ईयर एक्सपेक्टेड एमसीक्यू बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए, पर वैसे ज़रूरी है कि सिलेबस हम लोग प्रिंट आउट करके सिलेबस वाइज़ हम लोगों को कॉन्सेप्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। हर एक यूनिट वाइज़ हम लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कंसेप्ट के साथ-साथ हम लोगों को एमसीक्यू या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। और हम लोगों ने बहुत ऐसा करते हैं कि पेपर 2 को ज़्यादा फ़ोकस में देता है, पेपर 1 को उतना भी फ़ोकस में नहीं देता है। मेरा एक क्लासमेट है, मुझसे सीनियर है थोड़ा, तो वो बोलता है कि चैतन्य मुझे आज भी बहुत गलत महसूस होता है कि मैं पेपर 1 को मैंने उतना भी इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया। जब पेपर 1 को देता तो उसका लास्ट अटेम्प्ट था आई थिंक जीआरएफ का, तो उसका ही जीआरएफ क्लियर हो जाता। तो पेपर 1 और पेपर 2 ना हम लोगों को साइमल्टेनियसली फॉलो करना है और एक रूटीन बना के लेना है कि हम लोग दिन में ऐसे-ऐसे एक एक टाइम हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक टाइम हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेटअप करेंगे, पीडब्ल्यू का बहुत सारा मॉक टेस्ट भी था, मॉक टेस्ट देना चाहिए। छोटा-छोटा वाला मॉक टेस्ट देने से हम लोगों का जो फीडबैक मिलता है, खुद को ही हम लोग एनालिसिस कर पाते हैं। खुद का डेवलपमेंट कितना हुआ, कितना वीकनेस है, कितना प्रोग्रेस हुआ, उसको भी हम चेक कर सकते हैं। और लास्ट में जाके तो हम लोगों का एक टाइम दिन में 1 आवर टू 2 आवर्स हम लोगों को रखना ही चाहिए हर एक दिन। उससे ज़्यादा हो तो बेटर हो कि हम लोगों को पेपर 1 को साइमल्टेनियसली इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि पेपर 1 भी इम्पोर्टेंट है फॉर क्रैक द नीट जीआरएफ एग्जामिनेशन दैट्स इट। और हुँ। मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, मुझे लगता है कि यही जारी है, क्योंकि एमएड के बाद ही मुझे लगा कि एमएड करने के बाद अगर नेट जीआरएफ नहीं हुआ तो वैसे डिग्री करने का कोई फ़ायदा नहीं है, एमएड करेक्ट। पूरा ऐसे ही हो जाएँगे। तो वो ही मेरा असली मुद्दा था कि किसी भी हालत में नेट जीआरएफ क्लियर करना है, क्योंकि एमएड तो जो डिग्री है उसको काम पे लगना है। राइट। तो मैं सबको बता देती हूँ कि देखो आप चैताली आपको बस बताने के लिए वो आतुर हैं और ऐसे ही हमेशा से वो आतुर रही हैं व्हेन आई यूज्ड टू टीच हर। आई विल टेल यू एनेक्डोट्स आल्सो जैसे बट लेट्स कम विद द स्टार्ट कि शी हैड हर मास्टर्स एंड शी वाज वेरी क्लियर कि उनको जो है एजुकेशन की तरफ जाना है एंड मोबाइल फोन आपका देख लो शी इज सेइंग कि पॉजिटिव यूज भी होता है एंड देन शी सॉ द वीडियोस और फिर उसके बाद उन्होंने हमसे पढ़ना शुरू किया तो चैताली के लिए जैसे वो कह रही हैं कि शी इज ट्राइंग टू टेल यू मोर शी वांट्स टू टेल मोर एंड आई विल टेल यू वन एनेक्डोट अबाउट हर चैताली के साथ मैंने ये देखा है आपके पास नॉर्मल सा मोबाइल फोन था ना कोई हाई-फाई वाला नहीं था ना चैताली? हाँ, नहीं मैम, या अभी भी एंड्रॉइड फ़ोन ही है। अभी वैसे भी तो ना उस टाइम पे मेरा लैपटॉप भी नहीं था। आई नो मैं बताऊँगी वो हाँ, सभी हाँ। सभी स्टोरी सभी को बताऊँगी तभी तो एनकरेजमेंट होगा ना, तभी तो चैताली सिलेक्ट की है सबको बताने के लिए। तो जो मैं शाम को सेशंस लेती थी, तो आई आज तक मुझे मतलब अभी हमारे पास एआईआर 1 भी आ गए हैं लेकिन लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली मैं क्वेश्चन्स पूछती थी स्टूडेंट्स आप में से कई मुझे बोलते हो ना मैम टाइम बता दिया करो, सेशन का लिंक शेयर कर दिया करो। आप मानोगे नहीं मेरा 6 बजे का सेशन होता था ना 6 हाँ, हाँ, बजे का हाँ। सेशन होता था और द मोमेंट आई यूज्ड टू गो ऑनलाइन एक चैताली और एक इसकी फ्रेंड होती थी ये लोग वेट कर रहे होते थे कि सेशन कब लाइव जाएगा। मुझे नहीं पता ये कैसे मैनेज करती थी। मैं क्वेश्चन पूछती थी स्टूडेंट्स इसका आंसर आता था। आंसर के साथ-साथ एक्सप्लेनेशन भी आता था। करेक्ट चैताली? करेक्ट? हाँ, एम आई क्योंकि हाँ, हम लोग आंसर दे देते हैं, बोला ना कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि राइट, हम तो एक आंसर एमसीक्यू में वो ऐसा तो राइट होता है,
और ऐसा लगा कि नेक्स्ट ईयर में जो जो ऑप्शन है, उस ऑप्शन के हिसाब से अगर कोई क्वेश्चन है, अगर हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हम लोगों का उसका प्रिपरेशन वहाँ पे हो जाएगा, तो ये बहुत करेक्ट, ज़रूरी है, करेक्ट। मुझे तो लगा कि ये काफ़ी ना स्टूडेंट्स के लिए मतलब आज तक मैंने वो मैच करना हम एज़ आई टोल्ड यू कि वी हैव लाइक ऑल द स्टूडेंट्स आर वेरी प्रेशियस टू मी बट हर एक की कोई ना कोई खास चीज़ होती है। और इसके साथ मैंने ये देखा है कि नॉर्मल फ़ोन का कनेक्शन था, ये भी नहीं कि सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा है ना 5G कनेक्शन था उस टाइम, ऐसा भी नहीं था। एंड ये था कि द मोमेंट आई यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, चैताली वाज़ अमंगस्ट द फर्स्ट पीपल टू आंसर अलोंग विद एक्सप्लेनेशंस। आई डोंट नो हाउ शी यूज्ड टू टाइप। So that is the reason why she मेरे लिए भी रोज का सेशन जो था वो इनकम्प्लीट होता था अगर चैताली नहीं आती थी बट आई थिंक 100% ऑफ द सेशंस में आप थे जितना मुझे याद है। हाँ, एंड मैं कोशिश करती थी कि हर एक सेशन अटेंड करूँ क्योंकि कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही ऐसा इम्पोर्टेंट कुछ, जो रिकॉर्डेड सेशन से अगर हम लोगों का लाइव सेशन ज़्यादा अटेंड करना ज़रूरी है कि तुरंत हमें कुछ लगा कि कोई कन्फ्यूजन है, तो तुरंत हम लोग क्लियर कर सकते हैं, आपको पूछ के बता के कि मैम करेक्ट, ये क्या है? ये इसमें कन्फ्यूजन आ रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि लाइव क्लास अटेंड करना, तो इंटरेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। या सो लाइव क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे उन्होंने कहा इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और डाउट्स भी क्लियर होते हैं एंड टीचर को भी स्टूडेंट के बारे में बहुत पता चलता है बिकॉज ऑनलाइन हाँ, टीचिंग में ये रहता है तभी हम लोग आपको हेल्प भी कर सकते हैं गाइड कर सकते हैं ताकि वी शुड ऑल्सो नो योर नेम्स है ना जब आप हमको टेलीग्राम पे कनेक्ट करो तो वी शुड नो हाँ ये पर्सन जो है ये लाइव क्लास में अटेंड करते हैं एंड सो दैट वी कैन अटेंड टू दैम ऑल राइट। तो चलिए, अब मैं आपको चैताली के बारे में बताती हूँ कि शी क्रैक्ड हर जेआरएफ इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट? एंड यस मैम। amidst a personal setback, ओके? चैताली विदिन मैं डेट नहीं बताऊँगी, है ना? डेट मुझे याद है बहुत हाँ, अच्छे से, लेकिन विदिन यू कैन से 1 वीक ऑफ हर एग्ज़ाम 1 हफ्ते से कुछ दिन पहले ही जो चैताली के फादर हैं, ही पास्ड अवे। and I as a teacher was very scared because इसने बहुत अच्छी तैयारी की थी और आप मानोगे नहीं चैताली ने उस टाइम पे उस प्रेशर में she cracked her JRF तो accolades to you है ना चैताली। तो ये अपने आप हुँ, के अंदर एक बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है सबके लिए। मैं तो क्रिकेटर्स के बारे में सुनती हूँ कि इंटरनेशनल मैचेस वो उनके उनकी स्टोरीज़ भी आती हैं, है ना? न्यूज़पेपर्स के अंदर कि सो एंड सो लॉस्ट देयर पेरेंट एंड द नेक्स्ट डे दे वर ऑन द ग्राउंड। तो एज़ अ टीचर मैंने तो अपनी खुद की स्टूडेंट देखी है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्राउंड पे जाती हुई नहीं बल्कि जेआरएफ क्रैक करती हुई इतनी प्रेशर में। आई नो इसका जेआरएफ हो गया क्योंकि अभी हम सारा का सारा नेट से लेके पूरा पीएचडी की जर्नी में आएँगे चैताली। यस मैम। जेआरएफ क्रैक हो गया चैताली का, सेटबैक एंड चैताली हैज़ जस्ट 1 ब्रदर, है ना? 2 सिबलिंग्स एंड मदर। यस, एंड अभी हम लोग खुशी मना रहे थे, आप क्या बोले कि एक तरफ से सिलेक्शन हो गया तो खुश भी हैं बट फादर का लॉस नोबडी कैन इन एनी लाइफ वो आप नहीं कर सकते उसको कॉम्पेंसेट। एंड आप देखिए प्रॉब्लम्स चैताली की मदर की जो तबीयत है वो खराब हो गई, बिगड़ी, है ना? चैताली उसी दौरान यस मैम। तो और चीज़ की When our result was declared, she has been admitted in hospital in Siliguri at that time. यस तो रिजल्ट डिक्लेयर होते ही तो मतलब कैन यू इमेजिन द काइंड ऑफ पेन और द काइंड ऑफ स्ट्रगल। ये शुरू में कह रही थी ना कि मैम आपने मेरी बहुत तारीफ कर दी तो आई थिंक यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दिस गर्ल व्हाट ऑल शी हैज हेल्ड ऑन हर शोल्डर्स एंड उस टाइम पे अपनी मम्मी को लेके जाती थी ये साउथ इंडिया में। आई वाज इन वेरी मच कनेक्ट विद हर डॉक्टर्स के पास और ऐसा नहीं था मतलब शी वाज वेरी सीरियस एंड फॉर मेनी मंथ्स अभी भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है बट विद द ग्रेस ऑफ गॉड थिंग्स आर गुड नाउ, है ना चैताली? Yes, मैम। थिंग्स आर गुड। अभी she is fine now. यस, अभी से तो पहले से तो बहुत बेटर है। हाँ, उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा हाँ, बहुत ज़्यादा। आपको तो सभी पता था मैम। राइट और आप कैसे उनको लेके जाते थे अकेले, है ना? हाँ, हैदराबाद में। और हाँ, और महीनों-महीनों, हफ्ते-हफ्ते वहाँ पे कैसे अकेली बच्ची मैनेज करती थी, आप सोच नहीं सकते हो मतलब। एंड उसके बीच में आप इसका देखो सोच विज़न देखो लीडर्स की जो होती है, अब टोकना मत कि मैम आपने मुझे लीडर क्यों बोला? बट लीडरशिप आगे जाके जब लाइफ में आपको समझ में आएगा कि मैम ने मेरे लिए क्यों लीडरशिप विज़न यूज़ किया। इस बीच में चैताली मुझे कहती है कि मैम मुझे रिसर्च प्रपोज़ल बनाना है। तो आई सेड ओके फाइन। अब सोचो कि किस तरह मतलब प्रॉब्लम्स हैं और फिर भी इसको पता है कि इसकी फ्यूचरिस्टिक विज़न है और आप देखिए कि लैपटॉप नहीं था चैताली के पास, करेक्ट? हाँ, हाँ मैम। एंड हाँ, उस टाइम पे नहीं था।
इनका फैमिली बिज़नेस था, आई स्टिल रिमेंबर ये वो भी वहाँ पे भी बैठती थी और फिर उसके बाद ये साइबर कैफ़े में जाके अपना रिसर्च प्रपोज़ल बनाया था, करेक्ट चैताली? यस मैम। और उसके बाद चैताली ने पीएचडी के लिए शुरू कर दिया, है ना? पीएचडी एडमिशन्स तो अब आप बताओगे मेरे को हाँ। कि कहाँ-कहाँ गए थे? कहाँ रिजेक्शन फेस किया? मायूस हुए, फिर से मोटिवेट हुए और फिर अभी आप बताओ पूरा स्टोरी। मैम यूनिवर्सिटी का नाम भी बता दूँ कहाँ-कहाँ पे रिजेक्शन मिला है? अब ये स्टेट बस का नाम बता दूँ? तो आपकी मर्ज़ी है, अगर यूनिवर्सिटी का नाम बताना है बता दो, नहीं तो आपकी मर्ज़ी फुल ऑन। नहीं, यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बताता है, उसका स्टूडेंट हो तो उसको बुरा र महसूस होगा। वो नाम छुपा जाते हैं हम लोग। तो क्योंकि ऐसे उन यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा बायसनेस हो गया था, इसलिए हम नाम नहीं हाँ, हाँ, बहुत बताएँगे। सारा यूनिवर्सिटी में हाँ। तो मैम मैम उस टाइम पे तो बहुत अपने वो इतना मुझे सपोर्ट किया था, पूरा रिसर्च प्रपोज़ल अपने मॉडिफ़ाई करके हर एक ऑब्जेक्टिव्स बेस करके वो हाइपोथेसिस बेस करके वो टाइटल फॉर्मेशन एक वेरिएबल के साथ दूसरा वेरिएबल का रिलेशन कौन-सा इंडिपेंडेंट कौन-सा डिपेंडेंट कौन-सा मीडिएशन मॉडरेशन सब कुछ आपने कर दिया था वो स्ट्रक्चर। मैं इसका ग्राफ आपको भेजा तो आपने बोला कि इस जगह पे रेक्टिफाई करो, उस जगह पे रेक्टिफाई करो ऐसे ऐसे कर दिया था। तो उस टाइम पे मेरा एक यूनिवर्सिटी में मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया था। तब मैं मम्मा को लेके हैदराबाद में थी, तो हैदराबाद से वापस आके वो यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल का ही यूनिवर्सिटी है, उसमें मैंने दिया था फर्स्ट टाइम। तो ऐसे पूरा ये बताती हूँ इसलिए नहीं ये मेरा जर्नी है, ये हर एक को फेस करना पड़ेगा, ये करेक्ट, ऑलरेडी फेस कर चुके हैं। क्यों हम बच्चे लोगों को कर ना रहे हैं बहुत चैताली, डिमोटिवेटेड हुँ, बच्चे अभी फेस कर रहे हैं, इसीलिए मैंने कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए। क्योंकि मैम बहुत उस टाइम पे ना डीमोटिवेटेड भी फील होता है हम लोगों को कि हम लोगों को ये जेआरएफ क्रैक करके आई है यहाँ पे उन लोगों ने हमको ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हैं फर्स्ट जो यूनिवर्सिटी मैंने मैंने दिया था बहुत बहुत रिनाउंडेड वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन वेस्ट बंगाल तो उसमें मैं गई इंटरव्यू देने के लिए उन लोगों ने मेरा रिसर्च प्रपोजल को छुआ भी तक नहीं फिर सिर्फ बोला कि 2 ऑब्जेक्टिव्स बता दो, ऐसे कोई वाइवा एग्ज़ाम दे रहा है छोटा बच्चा का ऐसे लगा। टॉपिक का रिसर्च टाइटल क्या है बता दो, कौन-सा तुम्हारा सैंपल ग्रुप है, सैंपल टेक्निक की कैसे यूज़ करोगे? ऐसा तो नहीं होता है, सैंपल टेक्निक हम लोग ऐसे रिसर्च प्रोसेस में जब हम लोग आए हैं ना, तो हर वक़्त चेंज होते जा रहे हैं। ऐसे फाइनल थीसिस राइटिंग के टाइम पे जब हम लोग का डेटा कलेक्शन खत्म हो जाता है, तब हम लोग को अच्छे तरीके से वो डिज़ाइन करते हैं कि सैंपल टेक्निक कैसे-कैसे रहा, कैसे हम लोग चूज़ किया। तो बहुत सारा सैंपलिंग टेक्निक एक के साथ एक मर्ज भी हो जाता है, उस तरफ से हम लोग देखते हैं। सीनियर्स लोगों ने जिन जिन लोगों ने थीसिस सबमिट कर दिया है फाइनल सबमिशन, उन लोगों से ही एडवाइस लिया मैंने, उन लोगों को देखा मैंने कैसे क्या काम। तो ऐसे पूछा रैंडम कुछ क्वेश्चन पूछा और पूछ के बोला अच्छा ठीक है, चलो जाओ। तो देखा कि 27 उस टाइम पे उन लोगों का 27 सॉरी 35 सीट था। एक भी सीट मुझे नहीं मिला था। मेरा जैसा बहुत सारा स्टूडेंट था, उन लोगों का भी नेट था, किसी का नेट जेआरएफ भी था। एक भी स्टूडेंट्स का नहीं सिलेक्शन हुआ वहाँ पे। फिर मैं जाके दिया वो भी बहुत रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है वेस्ट बंगाल उसमें और दिया। आप बहुत मायूस हुए थे और आप बहुत हाँ, मायूस बहुत, हुए थे। बहुत, शी बहुत वाज़ था सो सर मैम अपसेट उस शी टाइम सेड पे। कि मैम जेआरएफ करने का क्या फ़ायदा जब प्रोफ़ेसर फ़ायदा इतने तो मुझे नॉन लगा कि सीरियस होते हैं। हाँ, 2022 में फ़रवरी में क्लियर हुआ था, तो किसी भी हालत में 2025 फ़रवरी में मुझे एडमिशन लेना है, 3 इयर्स वैलिडिटी है जेआरएफ सर्टिफ़िकेट का, हम लोग सब जानते हैं। तो इतना घबराहट हुआ, फिर जाके जून में जुलाई में जाके एक यूनिवर्सिटी में दिया, वहाँ पे भी रिजेक्शन हुआ। वहाँ पे जैसे क्वेश्चन पूछा वहाँ पे अच्छा ही क्वेश्चन पूछा, ना जाने क्या हुआ उस पर जो लोग रिसोर्स पर्सन थे, अच्छे से ही पूछा, कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा, इंट्रोडक्शन कैसे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क छोटा-छोटा क्वेश्चन पूछा था। तो कैसे रेफरेंस राइटिंग करते हैं, इसके बारे में पूछा। फिर जाके वो उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ, एक ऑनलाइन में दिया था, वो भी स्टेट यूनिवर्सिटी है, बहुत वो न्यूली फॉर्म्ड हुआ है वो यूनिवर्सिटी, वेस्ट बंगाल का ही है, तो उसमें मैंने दिया था, ऑनलाइन हुआ था। उसमें तो मेरा टूल, स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस,
रिग्रेशन एनालिसिस तक चला गया। वो टाइम पे मैम आप बहुत गुस्सा हुआ था वो सुन के कि ये तो रिसर्च जो प्रोसेस में उसको पूछना चाहिए था, तुम्हें क्यों ऐसा करेक्ट, पूछा? करेक्ट, तो करेक्ट, उन लोगों ने बोला कि 2016 का एक टूल्स है, तुम अभी क्यों अप्लाई करोगे? तो 2016 का हम लोग ऐसे देखते हैं एनपीसी में बहुत सारे टूल्स है, वो बने बनाया टूल्स, वो ही स्टूडेंट एडमिनिस्टर करते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं उठाते हैं। और टूल्स एक स्टैंडर्डाइजेशन करने का प्रोसेस मेरा अगर स्टडी में बहुत सारे लोग ऐसे प्रोसेस में है, बहुत सारे लोग तो प्रोसेस में वो जाएँगे, पर मैं आपने भी ये एक्सपीरियंस किया, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, पर ये प्रोसेस ठीक नहीं है। किसी राइट, का एक स्टडी में 3 या 4 वेरिएबल होता है। अब मैं क्वांटिटेटिव स्टडी में उसका बेसिस पे बोल रहे हैं कि मेरा क्वांटिटेटिव स्टडी है। 3-4 वेरिएबल है, तो वो जाके ना 3-4 टूल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये मैम पॉसिबल है क्या एक पीएचडी में 3-4 टूल कंस्ट्रक्ट करना? किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है। एक टूल इज़ मोर देन इनफ ये मेरा आरएससी ने बोला कि एक टूल्स एब्सोल्यूटली, बनाओ, अच्छा से बनाओ। उसका एक्सपर्ट ओपिनियन लो, उसका भी कंटेंट वैलिडिटी इंडेक्स, कंटेंट वैलिडिटी रेशियो वो भी हम लोगों को निकालना पड़ता है। फिर जाके रिलायबिलिटी अगर डायमेंशन क्लियर नहीं है, फिर फैक्टर एनालिसिस में जाओ। मैंने पूछा था फैक्टर एनालिसिस के बारे में बहुत कुछ, तो उसमें जाओ। तो एक टूल कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़िया प्रोसेस है। हम लोग ऐसे नहीं कि ऐसा कुछ आइटम्स लिख के हम लोग वो एडमिनिस्टर कर दे किसी सैंपल ग्रुप के साथ और रिजल्ट आए हम लोग एनालिसिस करके बताएँगे, ऐसे नहीं होता है। तो ऐसे तक भी चला गया तो वो लास्ट वाला जो थर्ड वाला इंटरव्यू था उसके मैंने तो आपको भी बहुत डिस्टर्ब किया फ़ोन करके कि मैम नहीं हुआ, नहीं आपने बोला था कि पेशेंस रखो और खुद के ऊपर भरोसा रखो। टाइम सब कुछ बोल देगा कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, तुम्हारे पास अभी भी समय है। तो मैं और एक पर्सन को का नाम इधर लूँगी कि वो मेरा एविट कॉलेज का प्रिंसिपल था। तो वो मैम ने मुझे बोला जाके वेस्ट बंगाल का बाहर का जो यूनिवर्सिटी है, वैसे किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तुम अप्लाई करने की कोशिश करो, चाहे उधर जाके होगा। और मेरा भी एक उस टाइम पे ना ऐसे नेट फॉर पीएचडी ऐसा कुछ 2 ही ऑप्शन था, 3 ऐसे ऑप्शन नहीं था, ओनली करेक्ट, असिस्टेंट करेक्ट, प्रोफेसर एंड नेट जेआरएफ। नेट, तो मैम ने बोला कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में चाहे तुम्हारा नेट हो, चाहे तुम्हारा जेआरएफ हो, उन लोगों ने रेट कंडक्ट करते हैं। रेट दो, रेट का नंबर वाइवा का नंबर, एकेडमिक नंबर ऐसे मिला के कुछ यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है। तो मैंने बहुत सारा यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया था। जैसे असम यूनिवर्सिटी यहाँ पे किया अ और नॉर्थ ईस्ट का और भी एक यूनिवर्सिटी में किया, नॉर्थ इंडिया का मैं नाम नहीं लूँगी, नॉर्थ इंडिया का किया, साउथ इंडिया का एक यूनिवर्सिटी में किया। तो इधर सबसे पहले साउथ का जो यूनिवर्सिटी था उसका पहले होना चाहिए था, पर उन लोगों ने उसका पोस्टपोन किया था डेट, तो पहले मेरा असम यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम दिया, उसके बाद सिलेक्शन हुआ और सिलेक्शन के बाद ही साउथ का यूनिवर्सिटी में था। तो इधर इधर जाके देखा, मैंने जब ओपन किया था ना कि लिस्ट वो कैंडिडेट लिस्ट सिलेक्शन लिस्ट उन लोगों ने अपलोड कर दिया था वेबसाइट में। मैंने ऐसे देखा आज बता रही हूँ कि ऐसे मेरा नाम लिखा हुआ था चैताली सरकार ब्रैकेट में लिखा हुआ था रैंक 1 लिखा हुआ था। मैंने वो रैंक ऊपर कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट मैंने नहीं देखा। मैंने सोचा कि ये वेटिंग कैंडिडेट का लिस्ट है, वेटिंग 1 है मेरे। मैं और भी जाके एक बार देखा कि नहीं देखा सिलेक्शन लिस्ट तो मैंने ये किया कि वेबसाइट में जाके उसका जो यूनिवर्सिटी का जो यूट्यूटर का नंबर है नंबर में फ़ोन किया। तो सर ने फ़ोन उठाया, सर को बोला सर मेरा ऐसा दिखा रहा है कि ये वाला क्या सच है? सर बोला हाँ, क्यों सच नहीं है? वो वेबसाइट में है तो तुम्हारा नाम ही ना रैंक 1 में है। मेरा इतना खुद के ऊपर भरोसा पूरा चला गया था कि मेरा किसी जगह में सिलेक्शन होगा, ये नहीं होगा। फिर इधर आके मुझे सिलेक्शन हुआ। तो जिन लोगों का खुद का काम में खुद का क्रेडिबिलिटी है, खुद के ऊपर भरोसा है, खुद रिस्पॉन्सिबल है, तो वो खुद के ऊपर ना जो भरोसा है उसको रखना चाहिए। खुद के करेक्ट, ऊपर जो हम लोगों का जो ऐसा होता है कि भरोसा कोई हटाना नहीं चाहिए कि हाँ, हम कामयाब हैं, तो किसी ना किसी हालत में जाके हम लोगों को तो सक्सेस मिलेगा ही। ये राइट, भरोसा रखना चाहिए खुद खुद के ऊपर। ये या बहुत काम में आते हैं। सो आप देख लो कि ये सबसे पहले तो आई टोल्ड यू क्रैकिंग जेआरएफ इन द फर्स्ट अटेम्प्ट बाकी हिस्ट्री मैं आपको बता चुकी हूँ कि कितनी शार्प माइंडेड स्टूडेंट और डेडिकेटेड रही हैं। एंड मेरे को बहुत ज़्यादा फेथ रहा है चैताली पे अभी भी आई कॉल हर माय डायमंड वन ऑफ माय डायमंड्स तो
आई हैड फुल फेथ इन चैताली एंड आई नो शी वाज वेरी ब्रोकन, क्योंकि 3 रिजेक्शंस एक जगह तो बिल्कुल ही आप कहते हो ना कि आप रिजेक्ट हो गए एक यूनिवर्सिटी से और आपको बुरा लगता है। ऐसा नहीं, आप देखो, व्हेन आई से शी इज अमंग्स द टॉप क्रीम ऑफ द कंट्री, ठीक है, तो तारीफ नहीं है, चैताली को लगता है वो थोड़ा एम्बैरेस हो जाती है जब तारीफ होती है तो इसको फर्स्ट टाइम प्रोफेसर्स वर नॉट गुड, टॉप की यूनिवर्सिटी, दे वर क्रिएटिंग अ वेरी क्रेजी काइंड ऑफ अ थिंग, रकस, शी वाज अपसेट। दूसरी जगह इतना ज़्यादा तंग करते हैं ये लोग, इतने हाई लेवल के क्वेश्चन, जो एक नया रिसर्च स्कॉलर है उसको तो बेसिक्स ही समझ होती है। तो बेसिकली क्या होता है, रिजेक्ट करना होता है एंड दे ट्राई टू मेक द अदर पर्सन फील एज़ इफ दे डू नॉट नो एनीथिंग। एंड एक जगह ऑनलाइन आई, सो इमेजिन उसके बाद 3 जगह शी हैज़ फेस्ड रिजेक्शंस एंड कितना वो अपसेट हुई होगी। बट शी अप्लाइड इन मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़, गिव अप नहीं किया, थोड़ी देर के लिए बुरा लगा, और हुआ क्या, जो हमारी रैंकर 1 है वो रैंक फर्स्ट में आ गई, बताओ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जब सिलेक्शन हुई तो फर्स्ट रैंकर आ गई, तो वो अभी पूरी स्टोरी बता रही है कि इनको खुद ही यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा फर्स्ट रैंक कैसे हाँ आ सकता मैम, सच में मैं लगा कि वेटिंग वन हूँ। है। तो देखो, आप एक्चुअली में रैंक 1 डिजर्व करते हो, तभी आप आए हो, है ना? तो तो कैसा, थैंक यू लाइक, मैम। हाउ इज़ योर पीएचडी जर्नी गोइंग ऑन? आप बताओ ज़रा कि मैम जब एडमिशन हुई थी, तो क्या हाँ, क्वेश्चन्स पूछे थे? क्योंकि बच्चे अभी वेट कर रहे हैं। एक तो तुमने बता दिया कि हाँ, दिल हाँ। मत हारो। क्या प्रश्न पूछे थे? अ, मेरा तो वैसे जाके फर्स्ट में ही बोला कि इंट्रोडक्शन दो खुद के बारे में। तो मैंने बोला था कि नेट जीआरएफ किया है, तो उन लोगों ने पूछा कि डीन मैम ने वैसे तब डीन मैम थे, तो मैम ने बोला कि तुम्हारा जीआरएफ और नेट एक ही बार में किया हो? तो मैंने बोला कि हाँ मैम। तो पूछा कि एमेट में चला गया, तो उन्होंने मुझे एमेट का पूरा सिलेबस पूछा कि एमेट का फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर क्या-क्या है सिलेबस में तुम बताओ। तो सिलेबस वाइज़ मुझे बताना पड़ा कि क्या-क्या था। फिर जाके उन लोगों ने मेरा मास्टर्स में चला गया, वो हिस्ट्री का जो मास्टर्स है कि उसमें उन लोगों ने पूछा कि स्पेशल पेपर क्या-क्या था? स्पेशल पेपर के बारे में बहुत कुछ पूछ रहे थे। वैसे ऐसे उतना भी गहराई में नहीं गया, ऊपर-ऊपर से पूछ रहे थे ऐसे। ये क्या-क्या था? क्या-क्या पढ़ा उसमें उस टाइम पे ऐसे। और फिर जाके एमएड का डिसर्टेशन के बारे में पूछा, कि एमएड का डिसर्टेशन क्या था? तो एमएड का जो डिसर्टेशन था उन लोगों ने मैंने रिसर्च प्रपोज़ल पे उतना ध्यान नहीं देके मेरा जो एमएड में जो डिसर्टेशन किया था, उसका रिसर्च डिज़ाइन कैसे था, कैसे हुँ, मैंने डेटा कलेक्ट किया, सैंपल कैसे हुआ था, उसके ऊपर ही पूरा फ़ोकस दिया। और लास्ट में एक बताया कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कैसे होता है तुम्हें पता है? तो मेरा जब बेसिक जो था पूरा इतना करेक्ट, एक्सपेरिमेंट का मैंने ऐसे नहीं बताया कि सोशल साइंस में ऐसे होता है। मैंने बेसिक सा एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि हम लोग तो ऐसा डिसिप्लिन में क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं और मैंने बोला था कि कोई अगर टेक्नोलॉजी इनेबल क्लासरूम के साथ कोई किसी का ट्रेडिशनल टीचिंग लर्निंग मेथड के साथ कैसा कंपेयर होता है, तो मैंने बेसिक सा एक एग्ज़ाम्पल दिया था। तो उन लोगों ने बोला ठीक है, तुम जा सकते हो। तो मुझे लगा कि उतना ज़्यादा तो नहीं पूछा, अगर होगा क्या सिलेक्शन तो टीचर्स लोगों ने कि मैंने बहुत टीचर्स को भी पूछा है कि हम लोग आप लोगों ने तो वो 7-8 मिनट का एक इंटरव्यू प्रोसेस लेते हैं मैम तो कैसे समझते हैं? बोला कि हम लोगों को 7-8 मिनट ही टाइम काफ़ी है एक स्टूडेंट को करेक्ट। जाँच करने में। एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली, वो लोग एक्सपीरियंस बैठे हैं। वो आप मानोगे नहीं, वो जिस तरह आपकी 2-3 आंसर्स होते हैं ना, पता लग जाता है उनको। आफ्टर ऑल एक्सपीरियंस लोग हैं, कितने सारे बच्चों को मिलते हैं। तो देखो हुँ। उन्होंने क्या किया, और ये ट्रेडिशनल टीचिंग वाला और जो टेक्नोलॉजी वाला टीचिंग वाला एग्ज़ाम्पल भी हाँ, हाँ। हम लोग क्वासी वो एक्सपेरिमेंट, बहुत हाँ, हाँ। बहुत रैंडम एग्ज़ाम्पल है, वो ही मैंने बता दिया। हाँ, और हम भी क्लास में यही एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, जब भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का हाँ, कराते हैं हाँ। ना, मैं यही एग्ज़ाम्पल देती थी मेरे बहुत नोट्स। कॉमन वाला एग्ज़ाम्पल हाँ। हाँ, तो क्या-क्या पूछा उन्होंने सबसे पहले, कहाँ से, दूसरा, और सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूँ कि आप लोग घबराते क्यों? यू आर ऑलरेडी जेआरएफ़, आप देश के नंबर 1% के अंदर आ रहे हो, तो आपको तो वैसे ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरा, चैताली कह रही है, सबसे पहले उन्होंने एमएड का सिलेबस पूछा, थोड़ा बहुत एमए हिस्ट्री, क्योंकि उनके पास मास्टर्स है हिस्ट्री में, उसका पूछा, और एमएड में जो डिसर्टेशन किया था, उसका रिसर्च मेथोडोलॉजी पूछा। ठीक है, कि एमएड में जो उन्होंने डिसर्टेशन किया था, उसका डिटेल के अंदर रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे, और फिर उन्होंने पूछा कि आप क्या करना चाहते हो? चैताली ने बोला एक्सपेरिमेंटल, सोशल साइंसेज़ के अंदर क्वासी एक्सपेरिमेंटल होती है, और फिर उन्होंने चैताली से क्वासी एक्सपेरिमेंटल पूछा और चैताली ने बताया, और साथ में वो
ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड वर्सेस जो आईसीटी यूज़ मेथड होता है, कैसे आप एक्सपेरिमेंट करोगे, कैसा एक कंट्रोल ग्रुप रहेगा, रैंडमाइज़ेशन ऐसा करके इन्होंने आंसर दिया और सिलेक्शन हो गई, है ना? और जी। आज चैटर्जी कह रही हैं कि उन प्रोफ़ेसर्स के साथ ही ये लोग बच्चे जो हैं काम करते हैं। तो शी सेज़ कि मैंने उनसे पूछा और वो कह रहे हैं कि हमें तो होनहार बच्चों का 7-8 मिनट्स मोर देन इनफ होते हैं जानने हाँ, हाँ। मैं तो ऐसे ही बोला। में। तो सही बोला उन्होंने। हाँ। आपको तो 2-3 मिनट में पहचान लिया होगा, इतना तो मुझे श्योरिटी है आप अच्छा, तो जब जब एडमिशन होता है, अब बच्चों को ये भी जानना है कि एडमिशन के बाद क्या प्रोसेस होता है? तुम्हारी सिलेक्शन हो गई, उसके बाद? सिलेक्शन के बाद तो हर एक यूनिवर्सिटी में तो अलग-अलग प्रोसेस होता है कि हम लोगों का ऑनलाइन ही एडमिशन प्रोसेस था, क्योंकि जो एक पोर्टल था, पोर्टल में हम लोगों का डिस्प्ले शो कर रहे थे प्रोफाइल का, तो उसमें जाके पेमेंट ऑप्शन आया, तो पेमेंट करने के साथ-साथ ही हम लोगों का पेमेंट स्लिप चले आए। और वेबसाइट में भी लिखा हुआ था कि डेट क्लास कब से शुरू होने वाला है। फिर माइग्रेशन लेने से बहुत सारा तकलीफ हुआ था, क्योंकि उस उन लोगों का मेरा जो पिछले वाला यूनिवर्सिटी है वेस्ट बंगाल में, उन लोगों का कोई टेक्नोलॉजिकल ग्लिच कोई ऐसे कुछ हो रहा था, तो देर लगाया, आके क्लास जॉइन किया। क्लास जॉइन करने के बाद कोर्स वर्क का तो मैम आपको तो पता है, कोर्स वर्क का प्रोसेस होता है। तो कोर्स वर्क में मेरा यूनिवर्सिटी में 3 पेपर है। वन इज़ रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स, तो बहुत ज़रूरी है। तो रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स ही एक ही पेपर है, जो हम लोगों का नेट के साथ-साथ कोई उसका रिलेशन ऐसे नहीं है। नहीं। फिर हम इसमें सिर्फ प्लेगरिज्म और फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन, ये 3 टर्म मुझे पता था पब्लिकेशन एथिक्स टोटल पेपर में, और कुछ भी नहीं पता। फिर जाके हम लोग सेकंड वाला पेपर है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, और थर्ड वाला पेपर है रिसर्च मेथोडोलॉजी। फर्स्ट जो पेपर था वो था स्कूल लेवल का 701, सेकंड पेपर भी स्कूल लेवल है, थर्ड जो पेपर है वो है डिपार्टमेंटल लेवल। तो 3 पेपर देना पड़ता है और एक टर्म पेपर बनाना होता है हम लोगों को। तो वैसे भी वो रिसर्च जो मेरा टॉपिक है, बाद में जाके जो होगा, उस टॉपिक से ही मिलता-जुलता एक टर्म पेपर बना है, पर टर्म पेपर में तो उतना ज़्यादा कुछ हम लोग नहीं डालते। जैसे ही छोटा वाला इंट्रोडक्शन एक होता, थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, उसके साथ-साथ सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम, वैसे और रैशनल ऑफ द स्टडी, और वैसे स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, रिसर्च क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, फिर मेथोडोलॉजी में छोटा-सा एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक वे से हम लोग जैसे प्रपोज़ल में करते हैं, वो उसको ही प्रेज़ेंट करना पड़ता है आरईसी के साथ बैठ के। तो ये है हम लोगों का रिसर्च जो कोर्स वर्क है पीएचडी का, उसका प्रोसेस। फिर कोर्स वर्क तो के हाँ, बाद तो धीरे, धीरे, धीरे वो बच्चे हाँ, कन्फ्यूज़ हो हाँ। जाएँगे। अच्छा, अच्छा, तो ठीक चैताली बहुत है। डिटेल में बता रही हैं। तो सबसे पहले एडमिशन ली जाती है, ठीक है? उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपका रिसर्च कोर्स वर्क शुरू होता है। जनरली 6 महीने का होता है। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर करता है। डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स होते हैं। चैताली उन्हीं पेपर्स के बारे में बता रही हैं कि उनका एज़ एज़ वी से कि हर यूनिवर्सिटी का रिसर्च कोर्स वर्क कराने का ढंग डिफरेंट होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का, कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो 1 महीने में सब कुछ खत्म कर देते हैं, ठीक है? तो जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी होगी वो उतने ढंग से अच्छे से करवाते हैं और फिर उसके बाद पेपर्स लिए जाते हैं, असाइनमेंट्स दी जाती हैं। तो एज़ शी स्पोक अबाउट रिसर्च एथिक्स वाला जो पोर्शन है वो न्यू एडेड हुआ है बट इट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट और साथ में 3 और पेपर्स होते हैं अलोंग विथ सर्टेन असाइनमेंट्स जो वो अभी आप बता रही हैं। तो आपका था हुँ, एक रिसर्च प्रपोज़ल टाइप का बनाना है। हाँ, हाँ, टाइम यूनिवर्सिटी पेपर टू था। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी थोड़ा-सा वेरी करता है, कई जगह प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। कभी-कभी एमए डिसर्टेशंस जो है उसके ऊपर दोबारा रिसर्च करने के लिए दी जाती है, तो आपको घबराना नहीं है। एक बारी आपकी एडमिशन हो जाएगी, तो आराम से रिसर्च कोर्स वर्क भी होता है, फिर उसका पेपर भी होता है, हाँ, हाँ। फाइनल और पेपर में वैसे बस पास होना होता है। हाँ, हाँ। और पास भी बहुत सारा ऐसे नहीं होता है कि कोर्स वर्क में भी बहुत स्ट्रिक्ट है हम लोगों का यूनिवर्सिटी में। हम लोगों का डिपार्टमेंट से नहीं हुआ, पर बहुत सारे डिपार्टमेंट से 3-4 लोगों का वो कोर्स वर्क में एक आधा पेपर में छूट गया था। फिर उन लोगों को जाके 6 महीने बाद और दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ा। तो उन लोगों का अच्छी एक यूनिवर्सिटीज़ में चला अच्छी में गया। यही होता है। अच्छी हुँ, यूनिवर्सिटीज़ में तभी मैं बच्चों को बोलती हूँ कि सेंट्रल और स्टेट से करो। मतलब मेरा जब रिसर्च कोर्स वर्क हुआ था, हुँ। तो 4 महीने हम लोग सुबह 9 बजे जाते थे और शाम के 5 से 6 बजे तक छूटते थे। बस बीच में एक छोटा-सा लंच ब्रेक होता था। तो जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी होगी वो उतना अच्छे से आपको करवाएँगे और स्ट्रिक्ट होंगे। अगर आप असाइनमेंट नहीं करोगे, तो आपको दोबारा से करने को बोलेंगे, आपको पास सर्टिफिकेट नहीं देंगे।
हाउएवर हमारे ये होता था कि हमारे लास्ट में पेपर्स होते थे, असाइनमेंट्स आपने पूरे किए और जब तक वो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता था कि हाँ, यू हैव डन, तो आप आगे पीएचडी का आप हाँ, हाँ। साइड कोर्सेज़ नहीं प्रोसेस बना टाइटल सकते। रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, हाँ। करेक्ट, करेक्ट, और मैम 701 में भी एक असाइनमेंट होता है, असाइनमेंट एज़ वेल एज़ एक प्रेजेंटेशन भी होता है, जो हाँ, पब्लिकेशन रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स है, उसका भी एक असाइनमेंट होता है। करेक्ट। तो होते हैं असाइनमेंट्स होते हैं बट आपको डरना नहीं है। एक बारी आपने रिसर्च कोर्स वर्क कर लिया, फिर आपको जो आपके गाइड हैं, आपका टॉपिक फाइनलाइज़ होता है, फिर उसके बाद आप प्री आरडीसी, आरडीसी करवाते हो, बता दो चैताली फिर उसके बाद क्या होता है? आपके वहाँ पे रैक्स हाँ, बोलते वो हैं। हाँ, हाँ, रैक बोलते हैं यहाँ पे। हाँ, तो ऐसे होता है कि रैक बहुत ज़रूरी है कि उसका फुल फॉर्म है रिसर्च एडवाइज़री कमिटी, जो हम लोगों का रैक में ऐसे लोग रहते हैं कि एचओडी ऐसे तो पास में तो रिसर्च सुपरवाइज़र, उसके साथ-साथ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड उसके साथ-साथ एक इंटरनल आरएसी और 2 एक्सटर्नल आरएसी। इसका मतलब एक डिपार्टमेंट से आरएसी में एक मेंबर चूज़ किया जाता है, वो रिसर्च सुपरवाइज़री कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू आवर टॉपिक एंड वो इसमें जो उसमें स्पेशलाइज़ किया है, तो एक चूज़ कर दिया जाता है और दूसरे बाहर से जो है 2 आरएसी मेंबर को चूज़ करना पड़ता है, वो रिसर्च सुपरवाइज़री करते हैं। तो ऐसे मेरा कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड है तो मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से मेरा एक एक्सटर्नल आरएसी मेंबर है। सर बहुत हेल्पफुल है सर का बहुत कंट्रीब्यूशन भी है मेरा रिसर्च वर्क में, मेरा एक पेपर में सर मुझे बहुत ऐसे गाइडेंस भी दिया है। और एक है और दूसरा एक डिपार्टमेंट से और आरएसी चुना जाता है कि 2 आरएसी मेंबर बाहर से, 1 आरएसी मेंबर डिपार्टमेंट से और एक एचओडी रहते हैं और रिसर्च सुपरवाइज़र रहते हैं। ये कमिटी बैठाते हैं और ये जो टर्म पेपर मैंने बोला था, टर्म पेपर में भी हम लोगों को आरएसी मेंबर के सामने ही वो पूरा प्रेज़ेंटेशन देना पड़ता है। फिर जाके हम लोगों का जो होता है कि टाइटल रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस होता है। तो हाँ, टाइटल रजिस्ट्रेशन में भी वो लोग रहते हैं डिपार्टमेंट का और भी प्रोफेसर जो लोग रहना चाहते हैं वो भी रहते हैं। टाइटल हाँ। रजिस्ट्रेशन में जाके हम लोगों का पूरा काम हम लोगों को सॉर्ट आउट करके दिखाना पड़ता है। फिर बहुत रिसर्च प्रोसेस मैम आपको पता ही है, बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत आपका सारे लोगों को टाइटल पता चलने रजिस्टर वाला है। होता है। हाँ, आप टाइटल हाँ, हाँ। रजिस्टर करते हो, फिर उसमें रजिस्टर पॉइंट करते हाँ। और फिर उसके बाद हम कॉमा भी नहीं लगा सकते, उसमें फुल स्टॉप भी नहीं लगा सकते। जब हाँ, एक हाँ, बारी हाँ। आपका टाइटल रजिस्टर हो गया तो बस। पर मैम अभी बहुत फ्लेक्सिबल हो गया है कानून क्योंकि हम लोग मेरा यूनिवर्सिटी में जो रूल्स है प्री सबमिशन तक हम लोग टाइटल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद भी, हम लोगों के हाँ, वहाँ पे हाँ, हाँ। रजिस्ट्रेशन से पहले हाँ, मॉडिफाई करते थे, पहले बट हाँ, रजिस्ट्रेशन के पहले बाद यही नहीं। था हाँ, हाँ, आप पर ऐसा नहीं ऐसा है कि आप कोई वेरिएबल चेंज नहीं कर सकोगे। अब जो हाँ, मॉडिफाई मतलब जो कंस्ट्रक्शन ऑफ द टाइटल है, बहुत सारे लोग हाँ, हैं कि एरिया ऐड करते हैं, हाँ, एरिया ऐसे हटा दिया जाता है। बहुत सारे लोग करते हैं कि एरिया को ऐड करते हैं, बहुत सारे लोग का रिसर्च डिज़ाइन में चेंज होता है। अगर किसी का सर्वे है और किसी का एक्सपेरिमेंटल है, तो दोनों का रिसर्च का टाइटल एक जैसा नहीं होगा। हाँ, कंस्ट्रक्शन ऑफ द टाइटल में अलग हो जाएगा। तो उसका हिसाब से अगर डिज़ाइन जाके एक प्रोग्रेस में लगा कि आरएससी को कि जो लगता है इसका इसका काम एक्सपेरिमेंटल करने का ज़्यादा वो रिस्की हो जाएगा, सर्वे लगा दो। ये सर्वे करने से केस स्टडी अच्छा होगा। तो हुँ, ऐसे फिर रिसर्च टाइटल भी हम लोगों का वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके मॉडिफिकेशन होता है। तो हाँ, ये काम होता रहता है पर अप टू हुँ। प्री सबमिशन उसके बाद एग्ज़ैक्टली में हाँ, जाके कुछ नहीं है। एग्ज़ैक्ट हाँ, तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों के कई यूनिवर्सिटीज़ में इसको रैक बोला जाता है, कहीं पे इसको 2 लेवल्स पे किया जाता है, जिसको हम प्री आरडीसी कहते हैं और आरडीसी कहते हैं। आपने जो टाइटल बनाया, ठीक है? वो चैताली मैं इनको थोड़ा-सा और क्लैरिटी दे देती हूँ, नहीं तो फिर हाँ, कन्फ्यूजन हाँ, हो ठीक है जाएगी। मैम। तो तो आप क्या करते हो, जैसे कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जैसे इनमें रैक के अंदर ही सब कुछ होता है, तो कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्री आरडीसी होती है, जिसके अंदर जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, उसी डिपार्टमेंट के वो आते हैं और आप वहाँ पे आपने जो अपने गाइड के साथ टाइटल बनाया है, वो आप डिस्कस करते हो, प्रेज़ेंट करते हो। आपका एक तरह से कच्चा-सा सिनॉप्सिस टाइप का होता है और आप प्रेज़ेंट करते हो और वहाँ पे वो लोग सजेशंस देते हैं। आपसे क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं और आपको जस्टिफाई करना होता है। अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पाते हो, तो आपको दोबारा बोला जाता है कि अपने गाइड के साथ बैठिए, बातचीत करिए, उनके सजेशंस लीजिए। आप फिर से प्री-आरडीसी में आप आप खड़े होगे, आप प्रेज़ेंट करोगे। प्री-आरडीसी अप्रूव होती है, फिर आप अपना जो आपका रिसर्च प्रपोज़ल है, वो आरडीसी में प्रेज़ेंट करते हो। उसके अंदर बाकी इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर से कई प्रोफ़ेसर्स आते हैं और ज़्यादा मतलब बाहर से एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर्स आते हैं, रिसर्चर्स आते हैं। आप उनके सामने प्रेज़ेंट करते हो अपना रिसर्च प्रपोज़ल। अगर फिर वो बोल देते हैं कि इसमें ये चेंज हो सकता है, इसमें वो चेंज हो सकता है, आप टाइटल को अच्छे से फ़ॉर्म करो।
अगर तो आप ओके हो गए तो गुड इनफ, अगर वो भी आपको सजेशंस देने के लिए बोलते हैं, फिर आपको नेक्स्ट आरडीसी के अंदर उसको रेक्टिफाई करना पड़ता है। एंड जब ओके हो गया, फिर आप टाइटल को कराते हो रजिस्टर, है ना? उससे पहले आप टाइटल को मॉडिफाई कर सकते हो, है ना? जैसे-जैसे वो हाँ, पहले सजेशंस तो देंगे, हाँ, हाँ, हाँ। जैसे-जैसे सजेशंस मैम देते हैं आप। और एक चीज़ भी होता है, आपने जो बोला प्रोसेस का थोड़ा बहुत वो अलग है, पर मेरा यूनिवर्सिटी में एक प्रोसेस है जैसे अ, हम लोगों ने अगर तो आरएसी का तो मीटिंग हो ही गया, उसका सामने प्रेज़ेंट करते आरएसी का वो सजेशन आया, फिर जाके मॉडिफिकेशन होगा, फिर एक बार भी होता है क्योंकि बाद में डीआरसी होता है, हुँ, डीआरसी, बीपीजीएस, बीआरएस, एसी एंड ईसी वो ये हुँ, प्रोसेस चलते हैं। तो बीआरएस तक हम लोगों का भी बहुत कुछ चेंज हो जाता है। और हुँ, दूसरा एक डिपार्टमेंट में मैंने देखा कि एक लड़की को हुआ ऐसे, उसका टाइटल आरएसी में पास हो गया, फिर जाके उसको बीपीजीएस में रोक के गया कर क्योंकि लिया, बीपीजीएस में भी हाँ। बाहर का बहुत प्रोफेसर हुँ, आते हैं, करेक्ट, तो करेक्ट, बीपीजीएस में फिर कुछ मॉडिफिकेशन आते हैं, ऐसा करेक्ट, होता है। ये प्रोसेस चलते जाते हैं कि हाँ, बीआरएस तक हम लोग पूरा कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि बीआरएस होने के बाद हम लोग कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वो करेक्ट। टाइटल ही पास हुआ। करेक्ट, करेक्ट। और वो जब टाइटल पास होता है, दिस इज़ व्हाट आई वाज़ सेइंग, कि जब टाइटल रजिस्टर हो गया, इतना कुछ होने के बाद, प्री आरडीसी होने के बाद, आरडीसी होने के बाद, वहाँ पे रैक होने के बाद, पूरी कमिटीज़ बैठने के बाद, फिर उसके अंदर वो चेंज नहीं करने देते। फिर आप उसके बाद उसके अंदर रिसर्च मेथोडोलॉजी, एक बारी तो आपका सिनॉप्सिस बन गया, टाइटल बन गया, फिर आपके पास 4 से 5 साल है, फिर आप अपने गाइड के साथ आपका जो हाँ, मन हाँ, करे रिसर्च मेथोडोलॉजी में डाल सकते हो, है ना? जो मर्ज़ी कर सकते हो। एक बारी आपका टाइटल अप्रूव होना चाहिए, हाँ। बाद में आप चेंजेस जितने मर्ज़ी कर सकते हो, बट टाइटल कर फिर सकते चेंज हो। नहीं होगा। अप टू प्री सबमिशन, प्री सबमिशन के बाद और कुछ नहीं होगा। हाँ, हाँ, तो जो हुआ वो ही देना पड़ेगा। एग्ज़ैक्टली। तो फी सबमिशन मतलब ही वही हो गया, रजिस्ट्रेशन, आपने टाइटल रजिस्टर कर दिया भैया, अब अपने गाइड के साथ आप 4 साल में आराम से अपना पीएचडी करो, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, अब सीधा थीसिस में करते हैं। और हर महीने आरएमसी होती है आपके वहाँ पे? नहीं मैम, हम लोगों का यहाँ पे 6 महीने बाद प्रोग्रेस 6 रिपोर्ट मंथ्स देते हैं, बाद। उसमें आरईसी बैठते हैं। हाँ, तो एक्चुअली में कई आरएमसीज़ होती हैं, मंथली कमिटीज़ बैठती हैं, कई-कई यूनिवर्सिटीज़ में, सेंट्रल मेरी में बैठती थी। हर मंथ जो है बाहर से मेंबर्स आते थे, और वो जो ऑलरेडी जिनका रजिस्टर्ड हो चुका है ना पीएचडी टाइटल, जैसे हम लोगों का सपोज़ टाइटल रजिस्टर हो गया, तो वो हर मंथ हमारी प्रोग्रेस देखते हैं। तो कहीं पे मैंने देखा है 3 मंथ्स के अंदर होता है, आप कह रहे हो वहाँ पे आपके इधर 6 मंथ्स के बाद होता है। तो ये होता है, तो अभी हाँ, कहाँ तक 6 मंथ के बाद। कहानी, अभी कहाँ तक हमारी चैताली पहुँची है? मतलब क्या-क्या हो गया? टूल अभी तो मैं कंस्ट्रक्शन, हाँ। अ, अभी मेरा जो हुआ कि रिसर्च टाइटल तो रजिस्ट्रेशन हो गया। फर्स्ट जो प्रोग्रेस होता है, उसमें हम लोग वैसे रिव्यू दिखाते हैं कि कितना-कितना रिव्यू मिला, और रिव्यू के बाद रिव्यू इतना इम्पोर्टेंट है इसलिए कि रिसर्च गैप को हम फॉर्मूलेट करते हैं। उसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव बनता है। हुँ, तो वो फर्स्ट प्रोग्रेस में मैंने दिखाया, और एक साथ-साथ उसके साथ हम लोगों का जो प्रेज़ेंटेशन होता है, जो जो कुछ भी होता है वो हम दिखाते हैं। और उसके साथ एक मैंने दिखाया था कि एक टूल्स डेवलपमेंट का उसका ड्राफ्ट मैंने आइटम्स बनाया, आइटम्स का ड्राफ्ट मैंने दिखाया, सिर्फ़ आइटम्स ही बनाया। सेकंड वाला जो प्रोग्रेस था उसका बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस था क्योंकि मैं बहुत सारा बाहर का प्रोफ़ेसर को मेल करना पड़ता है, भेजना पड़ता हुँ। है, यूनिवर्सिटी का प्रोफ़ेसर को, वो लिंग्विस्टिक्स का प्रोफ़ेसर को या करेक्ट, करेक्ट। इंग्लिश हो गया टूल बनाना लिंग्विस्टिक्स बहुत मुश्किल डिपार्टमेंट हो, होता है। टूल्स टूल्स बनाने में। बनाना तो बहुत टूल्स मुश्किल बनाने में हाँ, उसके साथ-साथ उन लोगों का वो जो आया वो सजेशन, उसके हिसाब से कंटेंट वैलिडिटी निकालना पड़ता है। वो है। मैंने लास्ट प्रोग्रेस में दिखाया। अभी जो मेरा काम चल रहा है कि रिलायबिलिटी निकल चुकी हूँ, और एक टूल्स को लेके मेरा फैक्टर एनालिसिस का कुछ काम चलेगा, और पेपर ऐसा सेमिनार पेपर वर्कशॉप भी एक मेरा है जो अटेंड करने जाऊँगी, इस महीने में ही है। तो उसपे काम चल रहा है। नेक्स्ट जाके मेरा मई में जाके थर्ड प्रोग्रेस होगा। तो अभी ये स्टेज में ही हूँ मैं। तो और चैताली वो ने फिर हाँ, और भी एक मैम क्या कि पॉपुलेशन थोड़ा डिफाइन करके पॉपुलेशन, क्योंकि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में अलग-अलग फ़ॉर्मूला होता है। तो मेरा करेक्ट। फाइनाइट पॉपुलेशन होगा तो येमन फ़ॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो सैंपल साइज़ डिटरमिनेशन का उसका भी काम चल रहा है, ये सब हो रहा है। हाँ, सो उन्होंने एक तरह से इंट्रोडक्शन समझ ली है, अच्छे से टाइटल हो गया है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर अच्छे से कर लिया है। अभी तो चैप्टराइज़ेशन होगी, मुझे पता लग गया है ना? अभी हुँ। चैप्टराइज़ेशन करनी है ना फॉर्मेट, हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। तो ठीक है, तो अभी वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर लिया है, अब उनको पूरा रिसर्च मेथोडोलॉजी क्लियर है। तो स्टूडेंट्स, जब आप पीएचडी करना शुरू करते हो, तो जो आपके वेरिएबल्स होते हैं, आपके पास 2 चॉइस होती है, ठीक है? एक चॉइस होती है कि सपोज़ आपके पास 2-3 वेरिएबल हैं, उनके ऑलरेडी टूल टेस्ट बने हुए हैं, आप वो यूज़ कर लो, ठीक है? फॉरेन के हैं, आप उनको अडैप्ट कर सकते हो, लेटेस्ट आपको यूज़ करना है।
दूसरा ये होता है जो आई ऑल्सो एप्रिशिएट, मैंने भी किया था, चैताली भी कर रही हैं, और अच्छे जो रिसर्च स्कॉलर्स और अच्छे गाइड्स क्या होते हैं, एटलीस्ट आपको जो वेरिएबल है, एटलीस्ट एक वेरिएबल का टूल कंस्ट्रक्शन करना ज़रूर आना चाहिए। इकट्ठे 2-3 कंस्ट्रक्ट करने के लिए वो बोल देते हैं, वो नहीं हो पाता है, अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि एक ही हुँ, टूल के ऊपर इतना टाइम लग जाता है। आप टूल्स बना 80-80, 90-90 क्वेश्चन्स बनाने पड़ते हैं, फिर आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, डिफिकल्टी इंडेक्स कितना छँटता रहता है। एग्ज़ामिनर्स को दो, वैलिडिटी चेक कराओ, रिलायबिलिटी, पायलट टेस्टिंग, है ना? चैताली का बस अब वही हो रहा हुँ, हाँ। है हाँ, ना? मैम वही चल रहा है। तो ये बहुत बहुत प्रोसेस होता है, क्योंकि आप एक्सपर्ट्स की वेट करते हो, क्या वो जवाब देंगे? हाँ। हाँ, उन लोगों का रिप्लाई आने में बहुत देर लग जाता है। हाँ, और फिर हम फिर वर्क उसके करते हैं, हम बाद फिर उनको देते तो हाँ। हैं। हाँ, हाँ, हाँ। और जाके बार-बार पूछना पड़ता है यूनिवर्सिटी वालों को और जो बाहर वाले को भेजा उन लोगों को तो पूछ नहीं सकते हैं। पर हाँ, उन लोगों का मेल का वेट करना पड़ता है कि कब मेल का रिप्लाई मिलेगा ऐसे ही। तो वो अभी वो सबसे चैलेंजिंग फेज़ में है। एक बारी हाँ। चैताली का हो गया टूल कंस्ट्रक्शन, और फिर उसके बाद डेटा कलेक्शन हो जाएगा, और हाँ, फिर हाँ। डेटा एनालिसिस, डेटा बस। एनालिसिस हाँ, हाँ, तो अभी बीच में है, फिर बिल्कुल। कैपिटलाइज़ेशन करके फिर सबमिशन। बस, और फिर वाइवा, शायद वाइवा। हाँ, वाइवा वो वाइवा तक तो हम लोग वैसे भी बहुत फाइनल सबमिशन के बाद और एक टेंशन शुरू होगा कि रिपोर्ट कब आएँगे एक्सटर्नल हाँ, इवैल्यूएटर्स के पास से हाँ, क्योंकि टाइम वाइवा तो ज़रूरी है अगर हाँ। उसके अंदर भी टाइम लगता है, फिर वाइस चांसलर डिसाइड करता है 5 नाम, फिर हाँ, 5 हाँ, नाम हाँ, को आप जाके अपनी हाँ। थीसिस भेजो, बात के हाँ, हाँ। पूरा उ उससे 2 को चुना जाता है, वीसी वो चूज़ हाँ, करते हैं, वीसी भेज देते हैं, हाँ, वो एग्ज़ाम और पे अगर जाते हैं, गलती बहुत प्रोसेस और गलती से अगर एक ने भी कुछ गलत लिख दिया, हाँ। अगर पता है, जब एक बारी आप थीसिस सबमिट कर देते हो, है ना? वाइस चांसलर ने 5, हम लोगों के 10 होते हैं वैसे, 5 छँटते हैं अच्छा, बाद में, और फिर उसके बाद आप 2 को भेजते हो थीसिस, उनमें से अगर किसी ने कुछ भी लिख दिया ना कि यहाँ पे ये गड़बड़ है, अच्छा हो सकता है, मॉडिफ़िकेशन ओह माय गॉड! फिर आपको पूरी थीसिस मॉडिफाई करनी पड़ती है जहाँ पे उसने, हाँ, तो ऊपर वाले का शुक्र है, ज़्यादा होता नहीं है हमारे देश में कि वो जिनके पास वाइस चांसलर भेजता है अपनी थीसिस, वो अगर ओके कर देते हैं, तो आपका फिर वाइवा होता है 2-3 महीने के अंदर, और फिर आपको फाइनल डिग्री मिलती है ना? हाँ, हाँ, मैम अब बोलिए। आपको भी पता है, आपका तो कितने पुराने सालों का हम लोग देखते आ रहे हैं, है ना? ऑनलाइन के अंदर। आपने देखा है हुँ, यूनिवर्सिटी हुँ, में हुँ। आने के बाद इंग्लिश का कोई है कि लैंग्वेज सीखना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज क्या प्रोफ़ेसर्स यूज़ करते हैं? क्या मुश्किल आ सकती है हिंदी वालों को, अगर सिर्फ़ हिंदी में ही वो रिजिड रहे, बच्चों को? हाँ, क्या माहौल मुश्किल है? आ सकते हैं कि मैम हाँ, ऐसे हम लोग का यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने जब किया था मेरा वैसे भी इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं है मैम, क्योंकि मेरा जो वर्नाक्युलर मीडियम से मैं पढ़ा-लिखा करके आई हूँ, स्कूल अप टू स्कूल। फिर कॉलेज से मुझे इंग्लिश मीडियम मिला था, पर हम लोग तो वैसे बंगाली में बातचीत करते थे। फिर जाके इधर तो बंगाली तो सबको नहीं आता है क्योंकि बहुत बाहर का प्रोफ़ेसर भी है, साउथ का है, उन लोगों का तो इंग्लिश के अलावा कोई भी लैंग्वेज उन लोगों को समझ में नहीं आता है। तो कोशिश कोशिश करती हूँ हर एक प्रोग्रेस को इंग्लिश में ही देना। करेक्ट। अगर किसी ने मुझे हिंदी में पूछा तो हिंदी में आंसर देने का कोशिश करती हूँ। कभी-कभी हिंदी में 2-4 बातचीत हो जाते हैं पर इंग्लिश में को इंग्लिश लैंग्वेज में स्टिक करना ज़रूरी है कि इंग्लिश में अगर हम लोगों को बोलते-बोलते हम लोग तो काम इंग्लिश में कर रहे हैं ना, वो अगर हम लोगों को कुछ हिंदी में बोलने की भी कोशिश करें तो हम लोग नहीं उतना अच्छा एक्सपर्टीज़ नहीं है हिंदी में भी। तो वो जो टर्मिनोलॉजी है वो हम लोगों को इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकेंगे तो अच्छा है। क्योंकि हम लोगों ने लिखा तो है पूरा इंग्लिश में ही। तो थ्रू और आउट द प्रोसेस को लिखा, डिज़ाइन मतलब सब कुछ इंग्लिश में बनाया। तो इंग्लिश में ही बोलना ज़्यादा कन्वीनिएंट होता है, आरईसी मेंबर्स के लिए भी, हम लोगों के लिए भी। आप सेमिनार्स अटेंड करते हो यूनिवर्सिटी में जो होते हैं, हाँ, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार? यूनिवर्सिटी में मैंने एक ही किया था। जैसे रिसर्च जो प्रोसेस है ना उसके साथ-साथ हर एक यूनिवर्सिटी का सर्कुलेशन अलग होता है। हम लोगों का यूनिवर्सिटी में है कि एटलीस्ट 2 कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग और सेमिनार और 1 पब्लिकेशन। हाँ, तो तो वहाँ मेरा पे एक हो वहाँ पे हाँ, हाँ, हाँ। एक्चुअली हाँ, वहाँ पे कौन-सा मीडियम यूज़ करते हैं? मैम पूरा-पूरा इंग्लिश, है ना? पूरा हाँ। इंग्लिश होता तो है। यही यही एम था, चैताली भी आपको वही सभी को बता रही है। मुझे पता है चैताली आपको जब सेमिनार्स बताना शुरू कर देंगी, फिर और कन्फ्यूज़ हो जाएँगे हमारे बच्चे। तो वो हाँ, डेप्थ में अभी नहीं जाएँगे, जब एक बारी चैताली की डिग्री हो जाएगी, फिर हम उस डेप्थ में जाएँगे। निचोड़ ये है कि आपको जो बहुत मतलब कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं रखना। जैसे चैताली कम्स फ्रॉम बंगाली मीडियम, राइट? थोड़ा इंग्लिश, थोड़ा जी। हिंदी, बट इवेंचुअली इंग्लिश एक्सेप्टेबल है वहाँ पे, और हाँ, हाँ, इंग्लिश
मोर एक्सेप्टेबल। हमारे कई स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी को लेके बहुत रिजिड है कि वो कहते हैं कि नहीं सब कुछ हिंदी में। तो मैं आपको भी यही बोलूँगी कि आप अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे, सपोज़ यूनिवर्सिटी दिल्ली में चले गए या आप किसी सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी या साउथ में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल गया, तो वहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं ज़्यादातर प्रोफ़ेसर, स्लाइड्स भी दिखा रहे हैं तो इंग्लिश में दिखाते हैं। सो कोशिश करिए कि लैंग्वेज बैरियर मत आने दीजिए। सबको हिंदी आनी चाहिए थोड़ी बहुत, अंग्रेज़ी तो आनी चाहिए। अंग्रेज़ी तो है ना, आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ अंग्रेज़ हाँ, बन क्योंकि जाओ। ये लैंग्वेज सबको आते हैं, क्योंकि कोई अगर जो लोकल लैंग्वेज है या फिर हिंदी है तो सबको समझ में नहीं आती, क्योंकि बेसिकली जो साउथ से आते हैं जो प्रोफेसर लोग, उन लोगों का हिंदी वैसे उतना भी पता नहीं है। उन लोगों का एक ही एक्सेप्टेबल लैंग्वेज है, वो है इंग्लिश। हुँ। तो तो इसलिए चैताली ही कह रही है कि इंग्लिश। कॉमन कॉमन लैंग्वेज पूरे इंडिया के लिए इंग्लिश है हुँ। ना? यस तो मैम। हिंदी हिंदी हुँ, ऑल्सो ज़िंदाबाद बट इंग्लिश ऑल्सो ज़िंदाबाद, है ना हुँ। चैताली? हाँ, क्योंकि हम लोगों का तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी जब हम लोग नेट जीआरएफ किया था, तो हम लोगों का तो इंग्लिश मीडियम था, क्योंकि जो लोग हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, उन लोगों का कन्वीनिएंट होता है, हम लोगों को तो ऐसा नहीं है, तो इंग्लिश में ही देना पड़ता। तो इंग्लिश में ज़्यादा अगर मेरा एकेडमिक्स में कुछ मुझे पूछना चाहे तो इंग्लिश में होना तो मेरे लिए थोड़ा-सा कंफर्टेबल होता, क्योंकि टर्मिनोलॉजी के लिए, अगर हिंदी में कुछ बोले तो मुझे समझ में नहीं आएगा, इंग्लिश में बोला तो समझ में आ जाएगा मुझे, इसलिए वही ज़रूरी है। हाँ, वो कह रही हैं कि रिसर्च की जो टर्मिनोलॉजी होती है, उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, तो बेस्ट ये होता है कि इंग्लिश अगर आप यूज़ करो तो कन्फ्यूजन नहीं होती, नहीं तो ट्रांसलेशंस में कभी कन्फ्यूजन हो जाती है। चैताली, जाते-जाते कोई मैसेज देना पर है हमारे बच्चों को जो क कई बच्चे नहीं सिलेक्ट हो रहे हैं बार-बार, कई हो रहे हैं, कई एआईआर 1 भी आ रहे हैं, कई पीएचडी में एडमिशन्स लेने को रिजेक्ट हो रहे हैं, कई ढूँढ रहे हैं कि रिसर्च प्रपोज़ल लिखना है। एक फाइनल क्या मैसेज देना चाहते हो सबको? फाइनल मैसेज में पहले भी बोला, एक तो आपका क्लास फॉलो करना चाहिए, पीडब्ल्यू का क्लास, लाइव क्लास अटेंड करो और कंसिस्टेंसी होना चाहिए कि 1 दिन 10 घंटा पढ़ाई किया और 7 दिन पूरा सो गया, घूमने चली गई, कुछ भी वो एजुकेशन के साथ, एकेडमिक्स के साथ, नेट के साथ कोई भी संपर्क नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वी हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड हुँ। खुद के हिम्मत के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। कि हुँ। मेरा जो डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मेरा ये एम है और ये गोल मैंने सेट किया, तो मुझे ही इस तरफ जाना होगा। तो खुद के ऊपर भरोसा नहीं हटाना है, खुद के ऊपर वो कॉन्फिडेंस नहीं हटाना है और जो कंसिस्टेंट रहना होगा, जो हो जाए मेरा काम है पढ़ाई करना, मैं तो पढ़ाई करूँगी। जो हो जाए, जो होना दीजिए, होने दीजिए। हाउ ये क्या किसी स्वीट। ने बोला, क्या पड़ोसी ने क्या बोला, कि रिलेटिव ने क्या बोला, तो उसमें फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए कि हम लोगों का जो काम है वो हम लोगों को करना चाहिए। ये बात भी है हाउ और कुछ नहीं। ब्यूटीफुली सेड कि आपका जो एम है, आपका गोल है वो आपको अचीव करना है। अगर फेलियर भी मिलता है फिर भी डिटर्मिनेशन के साथ आपको सक्सेस लेना ही लेना है। आप आपके अलावा कोई और नहीं लेने वाला है। रिश्तेदार वगैरह को है ना सुनना नहीं है ज़्यादा। हाँ, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं ना, उसको छोड़ देते हैं। वो कि तो हाँ, कुछ बोलो भी फिर वो ही लोग जाके बोलेंगे कि हाँ, हाँ, मेरे ये वो रिलेटिव्स है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया है, नेट क्लियर कर दिया है, पीएचडी में एनरोल हो गया है। हाँ, जब एक बारी सक्सेसफुल होते हो तो सब आ जाते हैं, है हाँ, ना? हाँ, 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 हाँ। तो बहुत बढ़िया है एंड वेरी लवली मीटिंग यू चली एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट वी मेट एंड स्टूडेंट्स विल लर्न अ लॉट फ्रॉम यू थैंक्स फॉर थैंक यू टेकिंग सो मच योर मैम। टाइम थैंक यू मैम, थैंक यू टेक मैम, थैंक यू केयर सो मच। बाय हाँ, बाय बाय-बाय मैम।